यहाँ पे इसकी वैल्यू है 8.84, ये जुबानी आप याद रखेंगे, इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर जूल NH/2 पाई के बराबर होता है। तो यहां से हम वेलोसिटी की वैल्यू को फाइंड आउट, ये कम है और ये वाला जो डिस्टेंस है ये है R3 माइनस R2, ये ज्यादा है। तो पहले दो ऑर्बिट का जो डिफरेंस है ये आपस में कम होता है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। मैं हूं मोहम्मद वकास, आपका केमिस्ट्री टीचर, और आज हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री एटॉमिक स्ट्रक्चर, और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा रेडियस ऑफ बोहर्स ऑर्बिट। यानी बोहर्स ऑर्बिट का रेडियस जो है इसकी डेरिवेशन हम आज सीखेंगे। ये थोड़ा मुश्किल टॉपिक होता है आप स्टूडेंट्स के लिए, चूँकि थोड़ा टफ होता है, कैलकुलेशंस हैं इसमें, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि जो लेक्चर आप ये समझोगे आपको ये आसानी से समझ आएगा। तो देखें जी, जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करता है, ऐसा बोहर ने हमें बताया। तो वो जो रिवॉल्व करता है अपने स्पेसिफिक ऑर्बिट में करता है, अपने एक ख़ास रीजन में घूमता है। वो जो न्यूक्लियस से उस रीजन तक का फासला होगा ना, जिसको हम ऑर्बिट कहते हैं, वहाँ तक वो हमने डिस्टेंस मालूम करना है, जिसको हम रेडियस कहते हैं। बेसिकली हमने नहीं करना, हमने सीखना है, ये ऑलरेडी बोहर कर चुका है। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं। 1913 में ये बोहर ने डेरिवेशन की थी। लेट्स सपोज ये हमारे पास एटम है, ठीक है, सर्कल, यहाँ पे इसका न्यूक्लियस है ये वाला, ओके, और हम चाहते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो फासला है, जिसको हम रेडियस कहते हैं आर, ये हमने करना है मालूम। ऑलराइट, यानी आर यहाँ पे है रेडियस ऑफ ऑर्बिट, ठीक है, जो हमने मालूम करना है। अब यहाँ पे ये जो हमारा न्यूक्लियस है ना, इस पे जो चार्ज है वो ई पॉजिटिव है। ई पॉजिटिव इज द चार्ज ऑन न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, एंड दिस इज ड्यू टू प्रोटॉन, एंड प्रोटॉन नंबर को यू बेटर नो कि हम Z से Z से रिप्रेजेंट करते हैं। सो हियर Ze पॉजिटिव इज द चार्ज ऑन न्यूक्लियस, चार्ज ऑन न्यूक्लियस। आई होप यू अंडरस्टैंड, है ना। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम रहा है, लेट्स सपोज दिस वन इज द इलेक्ट्रॉन, तो ये यूं रिवॉल्व कर रहा है, किसी वेलोसिटी से कर रहा होगा ना। लेट्स सपोज दैट वेलोसिटी इज v, so v is the velocity of revolving electron, alright। अब एक तो ये चीज, फिर इसका मैस भी है यहाँ पे, है ना। तो हम m जो है, स्मॉल m, इसको हम मैस ले लेते हैं यहाँ पे। सो स्मॉल m इज द मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के मैस को हमने m से रिप्रेजेंट कर रखा है, ठीक है। एक चीज यहाँ पे और है, और वो हमारे पास जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन का वो है, वो यहाँ पे मैंने नहीं लिखा, वो E नेगेटिव होगा, वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। E नेगेटिव इज दी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। सो दीज आर दी पैरामीटर्स। तो पहले तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, और जो हम चीज़ मालूम करने जा रहे हैं यहाँ पे वो क्या है, वो ये वाला डिस्टेंस है। बाकी सारी चीज़ें एक्स्ट्रा हैं जिनको हम कैलकुलेशन में लेके आएंगे, और आर की वैल्यू यानी आर की डेरिवेशन करते हैं। तो अगर यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हैं तो आगे हम सीखते हैं इसको। देखें, अब जो हमारा न्यूक्लियस है उस पर चूंकि पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन अपने स्पेसिफिक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। अब न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, यानी दोनों के दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, एंड दैट इज कूलम्स फोर्स। और हम कूलम्स लॉ यहाँ पे अप्लाई करेंगे। कूलम्स लॉ अप्लाई होगा न्यूक्लियस और ये जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, जिसको हम ई नेगेटिव से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनके दरमियान। तो अब आप अप्लाई करो। अगर हम कूलम्स लॉ के मुताबिक बात करें, कूलम्स लॉ, तो इसके मुताबिक हमने पढ़ रखा है जो फोर्स होती है अट्रैक्टिव या रिपल्सिव। अब अट्रैक्टिव जब ऑपोजिट चार्ज होते हैं तो होती है, रिपल्सिव जब सेम चार्जेस होते हैं। सो हियर वी हैव डिफरेंट टू ऑपोजिट चार्जेस। कैसे? न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है। तो ये जो फोर्स है ये हम जानते हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, चार्जेस की मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और उनके दरमियान डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन यहाँ पे खत्म करें तो यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आएगा। एप्सिलॉन नॉट 4 पाई, ये हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट है, इनके बारे में भी हम देखते हैं। और स्टूडेंट्स यहाँ पे जो Q1 है, लेट्स सपोज दैट इज Ze पॉजिटिव, सो हियर वी पुट Ze पॉजिटिव, ओके। और जो हमारे पास Q2 है, लेट्स सपोज दैट इज E नेगेटिव विच इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। सो एक बात का स्टूडेंट्स आपने ख्याल रखना है, दिस इज Q1 Q2 विच इज प्रोडक्ट,
ये चार्जेस की मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट है, तो हमने इसको इसके साथ कैंसिल नहीं करना। दोनों चार्जेस चूंकि अट्रैक्ट कर रहे हैं तो उनकी मैग्नीट्यूड उनके हासिले ज़रब के बराबर होगी, तो इनको आपस में हमने जस्ट मल्टीप्लाई करना है, इनको काटना नहीं है। एक तो बात ये, और आर स्क्वायर वही आर जो हमने यहाँ पे रेडियस ले रखा है। अच्छा, ये बन जाएगा एफ इज इक्वल टू जेड ई स्क्वेयर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू आर स्क्वेयर। अब ये नीचे चला गया। अब यहाँ पे ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये वाला, दैट इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। क्या कहलाती है? परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। अब ये क्या होता है? देखिए, जो हमारे पास यहाँ पे न्यूक्लियस है और ये वाला इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इनके दरमियान जो वैक्यूम है वो कितना परमिट कर रहा है कि आपस में अट्रैक्ट कर पाए, दैट इज दी एप्सिलॉन नॉट। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब इसकी वैल्यू है यहाँ पे इसकी वैल्यू है 8.84, ये जुबानी आप याद रखेंगे, इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर जूल पर मीटर। सो दैट इज द वैल्यू फॉर परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम प्रेजेंट बिटवीन न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन। सो यहाँ तक तो चीज़ें हमारे लिए बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अब जो असल बात है, ये जो फोर्स है जिसको हमने एफ से रिप्रेजेंट किया, आखिर ये किसके बराबर है? तो देखें, जब हम किसी भी चीज़ को सर्कल में घुमाते हैं तो उस पर साइमल्टेनियसली दो फोर्सेज एक्ट कर रही होती हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज टुवर्ड्स द न्यूक्लियस एंड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विच इज अवे फ्रॉम द सेंटर या न्यूक्लियस। ठीक है, तो जो चीज़ सर्कल में घुमाती है वो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। तो यहाँ पे भी चूंकि इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में घूम रहा है, सो दैट फोर्स इज वेरी इक्वल टू दैट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। सो एफ सेंट्रीपिटल फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स का हमारे पास फॉर्मूला होता है mv² ओवर r। तो इस f की जगह मैंने ये फोर्स की वैल्यू लिख दी है, ऑलराइट, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। एंड हियर z² ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है, लेंथी ज़रूर है, ठीक है, लेकिन अगर हम इसको रट्टे की बजाय समझें, मतलब इसको प्रैक्टिकली समझ के देखें, तो ये थोड़ा इजी हो जाता है हमारे लिए। अब यहाँ पे हमने करना क्या है? बेसिकली ये सारा काम हम क्यों कर रहे हैं? हम रेडियस की डेरिवेशन कर रहे हैं ना, तो हम यहाँ पे देखें R2 आ गए, है ना, R2 हैं। कैसे? यहाँ पे R स्क्वायर है और यहाँ पे R है, हमने एक R की वैल्यू निकालनी, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इस R स्क्वायर को इस साइड पे ले आओ, इस R स्क्वायर को इस साइड पे इक्वेशन पे लेके आओगे तो ये ऊपर चला जाएगा न्यूमिरेटर में, ठीक है, यानी ऊपर शुमार के निंदा। तो R स्क्वायर ओवर में क्या? R, ये R ऑलरेडी मौजूद है। इस mv स्क्वायर को दूसरी तरफ भेज दो, तो z स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ तक, और ये आ गया mv स्क्वायर। आई होप यू अंडरस्टैंड। इतना क्लियर है? मैंने जस्ट इस R स्क्वायर को इधर लेके आया हूँ और ये R तो इधर ही है वैसे ही, और इस mv स्क्वायर को दूसरी साइड पे भेज दिया, तो बाकी ये सारा हमारे पास इस तरह बन गया। तो आइए इसको आगे देखते हैं। लें तो स्टूडेंट्स, आगे इसको हम सॉल्व अगर करें तो देखें, ये जो एक R है ना, इस R स्क्वायर से कट जाएगा, ऑलराइट। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ R बचा, और R बना जी हमारे पास z स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और है जी mv स्क्वायर। बोर नहीं होना बिल्कुल भी, आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, इजी टॉपिक है, इजी है टॉपिक, इजी सेंस में बता रहा हूँ। अब इसको ना आप लेट्स सपोज इक्वेशन नंबर 1 रख लें, इसको मैं थोड़ा सा और चेंज करके लिख देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। इस v स्क्वायर जो नीचे आ रहा है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूँ अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा, यानी इसको साइड पे कर दिया 1 ओवर v स्क्वायर, ऑलराइट। अब हमने करना क्या है? इस वेलोसिटी को हमने फाइंड करना है। वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे? देखें, जैसे जब हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं ना, जब वो ज़्यादा न्यूक्लियस के करीब होता है तो वो ज़्यादा स्पीड से रिवॉल्व करता है, ओके, और जब वो ज़्यादा अवे होता है न्यूक्लियस के तो उसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाती है। तो वेलोसिटी जो है वो हम मुख्तलिफ ऑर्बिट्स में मुख्तलिफ तरह से देखते हैं, और उसके लिए हमारे पास एंगुलर क्वांटम नंबर, जो कि बोहर ने अपने ही मॉडल में एक्सप्लेन कर दिया है, वो हमें बताएगा। चूंकि एंगुलर मोमेंटम mvr इज इक्वल टू nh ओवर 2 पाई के बराबर होता है। तो यहां से हम वेलोसिटी की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये वन ऑफ द पोस्टुलेट ऑफ बोहर मॉडल है। तो अब यहां पे अगर स्टूडेंट्स v को देखो आप, दैट v, इस v को यहां पे ही रखो, चूंकि हम v की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। m और r को दूसरी साइड पे भेज दो, तो nh ओवर 2 पाई तो यहां पे पहले है, अब m और r इसमें नीचे चले जाएंगे तो ये नीचे m और r हो जाएगा, ओके। लेकिन यहां पे चेक करो, यहां पे v स्क्वायर है, तो मुझे ना ये वैल्यू स्क्वायर में फाइंड करनी है। सो आई विल जस्ट पुट स्क्वायर हेयर, सो यहां पे भी स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे 2 का स्क्वायर 4 होता है,
पाई स्क्वायर एम स्क्वायर और आर स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ और चेक करो, यहाँ पे है 1/v स्क्वायर, तो बुक में थोड़ा सा ये डिफरेंट तरीके से, मैं अपने तरीके से करवा रहा हूँ। तो 1/v स्क्वायर को आप क्या करो, यस यहाँ पे इसको 1/v स्क्वायर करके देखो तो क्या होगा, 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर, यानी ये वैल्यू आप उलट देंगे, ठीक है, यहाँ से इसका रेसिप्रोकल लिया ना हमने, तो यहाँ पे हमारे पास बना एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक। इस सारी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना है, दैट्स वेरी सिंपल। और सिंपली आप जो है यहाँ पे आर की वैल्यू की तरफ जा रहे हो, ठीक है। वीडियो अगर आपको समझ आ रही है ना, इसको रोकें, और ये जो आप नोट कर रहे हो ना, साथ साथ नोट करने के साथ साथ एक काम और भी करें, इसको लाइक करें, ठीक है, करना है, लाइक करना है, ओके। अब यहाँ पे इस वैल्यू को उठा के यहाँ पुट करो आप, तो आर विल बी जी स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम, यहाँ तक तो वही है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब 1/v स्क्वायर की वैल्यू ये हमने निकाल ली हुई है, तो ये ऐसे पुट कर दो, 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर ओवर में एन स्क्वायर एच स्क्वायर, है ना। अब देखो यहाँ पे एक चीज़, ये एक एम है, ये एम स्क्वायर, सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं। तो आपने चूंकि कहा कि सर इस पर वीडियो बनाएं, तो मैंने बना दी है, इसको ज़रूर आपने अब देख लेना है। जो चीज़ें आपको इसमें जो है वो कन्फ्यूजन क्रिएट करती हैं, उसको आपने क्लियर करना है। इसी चैप्टर के और भी लेक्चर्स जो हैं, लाइक कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़, इस तरह की चीज़ें, क्वांटम नंबर्स, वो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर दी हैं, ठीक है। तो आप इसी चैनल MWS केमिस्ट्री पे वो जाके देख सकते हो। तो यहाँ और चीज़ें, पाई से ये स्क्वायर कट सकता है ना, 4 से ये 4 कट सकता है, और देख लें अगर कोई चीज़ कट रही है तो देख लेते हैं अभी लिख के, जी स्क्वायर, है ना, ये तो ऐसे ही आ गया, पाई बचा, एम बचा, आर स्क्वायर बचा, पाई एम आर स्क्वायर, और नीचे क्या आ गया, हाँ देखें नीचे बचा एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे एक और मुसीबत आ गई है, वो कहते हैं ना आसमान से गिरे खजूर में अटके, ये वही वाली बात है। देखो हम तो वैल्यू वी की पुट कर दी यहाँ पे, लेकिन एक और मुसीबत आन पड़ी, और वो क्या, अगेन यहाँ पे एक आर स्क्वायर नमूदार हो गया है। अब इस आर स्क्वायर को हमने वैनिश करना, ख़त्म करना, क्या सिंपल तरीका है, आप इसको इधर ले आओ, अगर इतनी मैथ्स आप जानते हो, तो जब इसको इस तरफ लेके आएंगे इस आर स्क्वायर को, तो ये यहाँ पे नीचे चला जाएगा, तो मेरे पास बनेगा आर ओवर में आर स्क्वायर, और इधर बचा जी स्क्वायर पाई एम, तो यहाँ पे लिख देता हूँ जी स्क्वायर ओवर में पाई एम स्क्वायर, तो टेढ़ा ही हो गया मेरा, तो ये अब नीचे आ गया एन स्क्वायर, नहीं ये पाई एम ऊपर ही है, सॉरी ये पाई एम ऊपर, अच्छा अब नीचे हो गया हमारे पास क्या बचा, यस एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये आर एक ऊपर और स्क्वायर नीचे, आर ऊपर है, तो 1/r बचा, और बराबर क्या बना, जेड स्क्वायर पाई एम ओवर में एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर, तो ये बची हमारे पास चीज़, है ना। यहाँ पे काम करो स्टूडेंट्स, ये आर नीचे है ना, इसको अगर आप ऊपर ले जाओ, ये सारी वैल्यूज़ उलट हो जाएंगी, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, ये बनेगा एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर ओवर में, मैं एक काम और करता हूँ, अगर मैं इसको हाइड्रोजन के लिए अप्लाई करूँ ना, ये सारा कुछ जो हम कर रहे हैं ना रेडियस की कैलकुलेशन, अगर हम हाइड्रोजन के लिए अप्लाई करें, फॉर हाइड्रोजन, ये वैसे एक अलग स्टेप में करना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, फॉर हाइड्रोजन जो जी की वैल्यू है वो 1 होती है, तो ये सारा कुछ अगर हम हाइड्रोजन के लिए अप्लाई करेंगे, तो Z यानी जी की वैल्यू, एटॉमिक नंबर की वैल्यू वो 1 हो जाएगी। तो यहाँ जो जी स्क्वायर ने नीचे आना है ना, वो नीचे सिर्फ ई स्क्वायर बचाएगा, क्योंकि Z की वैल्यू तो मैंने 1 पुट कर दी, और साथ में आ गया पाई एम। सो दैट इज द फॉर्मूला फ्रॉम वेयर वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आर। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करें आप, फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया है, कुछ चीज़ें अब हम यहाँ पे जानना हमारे लिए ज़रूरी है। देखो सबसे पहली बात, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट वैल्यू है, एच स्क्वायर प्लैंक्स कांस्टेंट है, एंड इट्स वैल्यू आप जानते हैं 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल्स सेकंड होती है। मैं लिख नहीं रहा, 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड होती है इसकी वैल्यू। और ये जो ई है, व्हाट इज दिस ई, हाँ यस दैट इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एंड विच इज नियरली इक्वल टू 1.622 इंटू 10⁻⁻6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स होता है ये चार्ज। पाई की वैल्यू 3.14 होती, एम मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 या 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ये सारी वैल्यूज आपने भी याद करनी, ठीक है। बहरहाल
डोंट बी वरीड अबाउट, आपने यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट नहीं करनी स्टूडेंट्स। तो आप सिंपली क्या करोगे, आप पता है सारी वैल्यूज पुट करने के बाद जो आंसर आएगा बोहर भाईजान ने ये ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है, तो डोंट बी वरीड अबाउट। सो आंसर आएगा 0.529। ये इतनी वैल्यूज जो मैं रट्टा मारा हुआ है ना, जल्दी जल्दी बोली जा रहा हूँ, वही वैल्यूज यहाँ पे पुट किए हैं, तो ये इतना आंसर आया 0. और यूनिट आएगा यहाँ पे एंगस्ट्रम। अच्छा सर ये जो है ना एन स्क्वायर, ये भाई कांस्टेंट नहीं है, दैट इज बेसिकली वेरिएबल एंड दैट इज द वैल्यू ऑफ योर आर। वो फर्स्ट रेडियस है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, इट्स डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ एन। सो हियर अगर हम पहले ऑर्बिट के लिए लिखेंगे तो ये एन की वैल्यू 1 होगी, है ना। तो इसका मतलब ये आर भी फिर एन है। आर कौन सा है, nth आर है। जब तक ये एन है ना इसके साथ लटक रहा, जुड़ा हुआ है ना, तब तक ये आर एन है। तो यहां पे मैं इसको क्या लिखूंगा, एन स्क्वायर। तो फाइनल हमारे पास स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला बना। अब इसमें कुछ आखिरी चीजें हैं, आखिरी चीजें 2 मिनट्स के लिए, है ना। तो वो आखिरी चीजें क्या है, ये चूंकि आर एन की वैल्यू आ चुकी है। सो इफ वी वांट टू कैलकुलेट फर्स्ट ऑर्बिट, है ना, रेडियस ऑफ योर फर्स्ट ऑर्बिट, बोहर्स ऑर्बिट, जो कि बोहर ने हमने, तो हम यहाँ पे आर की वैल्यू 1 पुट करेंगे। तो एन इज इक्वल टू 1 एंड दैट इज फॉर के ऑर्बिट। ऐसा किसके लिए होता है, बाद में इन ऑर्बिट को शेल कहा गया, तो आज हम इसको शेल लिख लेते हैं। वैसे ऑर्बिट और शेल में स्लाइड सा डिफरेंस है, स्लाइड सा नहीं बल्कि काफी डिफरेंस है। ऑर्बिट 2 डायमेंशनल होता है, शेल 3 डायमेंशनल होता है। बहरहाल हमने शेल लिखा, एन इज इक्वल टू 1, इट मीन्स योर के शेल। सो यहां आप एन की वैल्यू 1 पुट करने जा रहे हो, यहां एन की वैल्यू 1 पुट करोगे 1 आ जाएगा। 0.529 ये ऐसे ही आ गया, एंगस्ट्रम भी ऐसे आ गया, एंड यू रियली नो अबाउट 1 एंगस्ट्रम। सर नहीं पता, है ना, चलो मैं बता देता हूँ। 1 एंगस्ट्रम 10⁻⁻10 मीटर होता है भाई, जो 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 होता है। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या बना जी, हमारे पास इतना एंगस्ट्रम, क्योंकि एन स्क्वायर की वैल्यू 1 पुट करोगे तो वो 1 नहीं आ जाएगा। तो दैट इज द वैल्यू ऑफ रेडियस 1 for hydrogen atom because we are already put यहाँ पे z की वैल्यू 1। अब अगर आपने R2 निकालना है तो सिंपली क्या करोगे, that is for n is equal to 2 which is L shell। अब मैं नहीं लिख रहा, आपको पता होना चाहिए कि वो किसके लिए, चलो लिख देता हूँ, ये किसके लिए होगा अब, L shell के लिए, और इसके लिए n की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। ये हम कर रहे हैं, ठीक है, K L M N and so on। तो R2 बना हमारे पास, आप जब यहाँ पे 2 पुट करोगे ना, 2 का स्केयर करोगे 4 आएगा, 4 को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे द आंसर विल कम्स आउट 2.11 एंगस्ट्रम एंड R3 की वैल्यू आ जाएगी 4.75, R4 की वैल्यू आ जाएगी 8.4 एंगस्ट्रम। तो ये सारी वैल्यूज़ का मुझे रट्टा लगा हुआ है, लेकिन स्टूडेंट्स आपको ना कैलकुलेटर अलाउ होता है, तो आप पता क्या करोगे, एग्जाम में ले जाओगे कैलकुलेटर, इतनी वैल्यूज़ आप खुद निकालोगे। यहाँ जब आप 1 पुट करोगे ये सारा उसी 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा। 2 पुट करोगे 4 आंसर आएगा, 4 से इसको सारे को मल्टीप्लाई करना है, ये आंसर आएगा। यहाँ 3 पुट करोगे तो आपका आंसर 9 आएगा, 9 को आपने इससे मल्टीप्लाई करना है, ये आ जाएगा, एंड सो ऑन। अब आप एक आखिरी काम करो, वो आपने खुद करना है, बता मैं देता हूँ, बल्कि मैं ही बता देता हूँ, नहीं वो काम आप करोगे, बताता मैं हूँ, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि वो आपने काम किया या नहीं किया। ये काम करने का है, ठीक है। जब मैं क्लास में पढ़ा रहा होता हूँ ना, तो मैं अपने स्टूडेंट से ये काम करवाता हूँ, फिर उन्हें बताता हूँ कि बताओ बच्चों ये कैसे है, ये क्या मैंने ठीक लिखा, क्या ये मैंने गलत लिखा, तो फिर वो खुद बताते हैं। तो मैं भी आपसे कह रहा हूँ, आपने एक काम करना है, काम ये करना है, आप अपना कॉपी पेन लें, उसमें आप ये करो R2 - R1 करो, इसका आंसर लिख लो। R2 - R1 यानी ये R2 है, इसकी वैल्यू 2.11 है, इसमें से ये माइनस करो और यहाँ पे इसका आंसर लिखो। फिर R3 - R2 करो, फिर R4 - R3 करो, ऐसे, ठीक है। इनके आंसर्स नोट करो। तो स्टूडेंट्स जो आप पहला आंसर निकालोगे ना, पहला क्या होगा, 2.11 में से ये माइनस करोगे, वो जो आंसर होगा ये कम होगा, किससे, इस वाले में से। यानी जब आप ये वाला आंसर निकालोगे, इसका जो जवाब आएगा इसके आंसर से वो छोटा होगा, इसकी वैल्यू बड़ी होगी, इसी तरह इसकी वैल्यू और बड़ी होगी। यानी कहने का मतलब ये है कि जो पहला ऑर्बिट होता है ना K और जो दूसरा ऑर्बिट है L, इनका जो आपस में डिस्टेंस है ये कम है, लेकिन इससे नेक्स्ट जो दूसरा और तीसरा ऑर्बिट है उनका आपस में डिफरेंस ज़्यादा है। ये मैं बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इसको मैं ना अब लिखता हूँ, कैसे लिखना है वो ज़रा देखें।
देखो आपने जो R2 का R1 से डिफरेंस निकाला है, इसकी वैल्यू आएगी कम। इधर मैंने इसका मुंह ओपन रखा है, इसका मतलब इस तरफ वाली वैल्यू बड़ी होगी। इसी तरह R3 माइनस R2 का डिफरेंस और बड़ा आएगा, और R4 माइनस R3 का डिफरेंस और बढ़ाएगा। तो यूं अगर मैं चलता जाऊं और मैं Rn तक चला जाऊं, है ना, सपोज करो यहां पे n की वैल्यू 5 है, तो माइनस में 4 करूंगा ना, तो 4 मीन होगा n-1। तो यूं ये हमारे पास एक ट्रेंड बनेगा। इसका मतलब ये है, मैं यहां पे समझा भी देता हूं। देखो ये हमारे पास पहला ऑर्बिट है, ये हमारे पास दूसरा ऑर्बिट है, ठीक है, इस तरह। इसी तरह ये आगे तीसरा ऑर्बिट है, यूं ये हमारे पास डिस्टेंस है। तो पहले और दूसरे ऑर्बिट का जो आपस में डिफरेंस है ना, ये है R2 माइनस R1, R2 माइनस R1, ये कम है। और ये वाला जो डिस्टेंस है ये है R3 माइनस R2, ये ज़्यादा है। तो पहले और दो ऑर्बिट का जो डिफरेंस है ये आपस में कम होता है, और जो उससे नेक्स्ट वाले दो ऑर्बिट है उनका आपस में डिफरेंस ज़्यादा है, और उससे नेक्स्ट वालों का और ज़्यादा है। तो ये था बेसिक हमारा ये लिखने का पर्पस। तो स्टूडेंट्स, आई रियली होप ये पूरा लेक्चर आपको क्लियरली समझ आया है। जहाँ पे आपको समझ नहीं आई, वीडियो को आप पीछे लेके जाएं, दोबारा देखें। अल्लाह हाफिज़।